हेलो गाइस, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में। तो देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का उद्देश्य है जो समाज में महिलाओं के साथ अत्याचार अन्याय होता है उसको रोकना और शादी को एक सौदेबाजी के रूप लेने से बचाना। और ये अधिनियम संसद में 20 मई 1961 को पारित हुआ था और ये लागू 1 जुलाई 1961 से हो गया था। जब ये लागू हुआ था तो ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर एक राज्य बन गया तो ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है। इसमें टोटल 10 धाराएं हैं, तो अपन एक एक करके 10 धाराएं पढ़ते हैं। धारा नंबर 1 है, जो किसी भी अधिनियम की धारा नंबर 1 है, वो हमेशा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ बताती है। तो इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ अपन जानते हैं। तो इसका नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसका विस्तार है पूरे भारत पर। 2019 से इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया। धारा 2 की बात करते हैं तो धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है। तो देखिए, दहेज क्या होता है? कोई भी ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या लिया गई हो या दी गई हो या करार किया गया हो। विवाह के करार कौन करता है? विवाह का एक पक्ष दूसरे पक्ष को, एक पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति दूसरे पक्ष के अन्य व्यक्ति या माता पिता को देता है या लेता है। ठीक है, तो ये दहेज की परिभाषा हो गई। अब धारा नंबर 3 की हम बात करते हैं। धारा नंबर 3 में दहेज लेने पर दंड या जुर्माना दिया गया है। तो दहेज लेने पर जो जेल होगी वो 5 साल से कम नहीं होगी और जुर्माना 15,000 रुपये या जितना दहेज लिया है दहेज की रकम के बराबर। अब देखिए, बहुत से दोस्तों को ये कन्फ्यूजन होता है कि दहेज क्या नहीं है। देखिए, जैसे हमारे एक मुस्लिम समुदाय में एक मेहर होता है। मेहर क्या होता है? तो मेहर एक ऐसी धनराशि होती है जो वर के पिता द्वारा वधू को दी जाती है। यह दहेज नहीं माना जाता। कोई भी ऐसी चीज़ जो बिना मांगे मिलती है या हमें भेंट में मिलती है वो दहेज नहीं है। तो अपन ने धारा 3 देख लिया। धारा 3 में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये दिया गया है कि जो दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। यहाँ पर एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट का। तो वो है हरबंस सिंह बनाम गुरशरण कौर 1989। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है जहाँ ये निर्णय दिया गया था कि जहाँ दहेज की लगातार मांग हो रही हो वह अपराध है। धारा नंबर 4 की अगर हम बात करें तो धारा नंबर 4 में दहेज मांगने के लिए पेनाल्टी दी गई है। देखिए, धारा 3 में जो दंड दिया गया वो जब आपका जो आप मतलब जो दंड है आपका जब सिद्ध हो जाएगा वो तब के लिए है, लेकिन धारा 4 में मांगने के लिए दंड दिया गया है। देखिए, तो इसमें क्या, इसमें यदि जेल है, जेल आपको होगी 6 माह से 2 साल तक की और जुर्माना 10,000 हो सकता है। या तो आपको जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है या इनमें से कोई एक भी। अब देखिए, धारा यहाँ पे धारा नंबर 4 का एक इसमें एक और बिंदु है, धारा 4 ए, जिसमें दिया गया है कि विज्ञापन होंगे जो शादी विवाह के, उसमें पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी का मतलब, जैसे कोई व्यक्ति अपने बेटा बेटी नातेदार रिश्तेदार के विवाह के बदले कोई भी समाचार पत्र अन्य माध्यमों से विज्ञापन करता है तो वो गैर कानूनी है। धारा 5 में बताया गया है कि दहेज लेने के लिए कोई भी करार है वो शून्य होगा, मतलब नल एंड वॉइड होगा। जैसे किसी ने पहले बोल दिया कि भाई इतने का दहेज लेंगे और इतने का दहेज देंगे, तो वो करार शून्य माना जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। धारा 6 में दिया गया है दहेज का पत्नी या उसके वारसों के लिए होने वाला फायदा। तो देखिए, शादी में मिलने वाला सामान पर पत्नी और उसकी संतानों का अधिकार होगा, वो धारा नंबर 6 में दिया गया है। धारा नंबर 7 में दिया गया है अपराधों का संज्ञान। तो अपराधों का संज्ञान सुनवाई कौन करता है? तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई करता है। सुनवाई कब होगी? जब कोई इसको शिकायत करेगा। तो शिकायत कौन कर सकता है? अब देखिए, शिकायत कोई व्यथित व्यक्ति कर सकता है, उसके माता पिता कर सकते हैं, नातेदार कर सकते हैं या कोई भी कल्याणकारी संस्था कर सकती है। या फिर सरकार अपनी मतलब प्रशासन अपनी जानकारी पर या पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर इसमें सुनवाई या संज्ञान ले सकता है। अब अपन बात करेंगे धारा नंबर 8 की। धारा नंबर 8 में दिया गया है अपराधों की प्रकृति। तो अपराधों की प्रकृति में ये है, ये अपराध संज्ञेय होगा, मतलब कॉन्जेनेबल ऑफेंस होगा।
गैर जमानतीय होगा और असहनीय अपराध होगा। देखिए, जो अपराध संज्ञेय होते हैं, उनमें बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है और 3 साल से ज़्यादा की जेल होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं धारा नंबर 9 पे। धारा नंबर 9 में दिया गया है नियम बनाने की शक्ति। तो इसमें नियम बनाने की पूरी शक्तियाँ, लगभग शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती हैं, पर कुछ शक्तियाँ इसमें राज्य सरकार के पास भी होती हैं। राज्य सरकार के पास जो शक्ति होती है, जैसे राज्य सरकारी डीपीओ मतलब होता है ड्रॉवरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार ही करती है। और धारा 10 में दिया गया है कि राज्य सरकार की कानून बनाने की शक्ति। राज्य सरकार ही दहेज प्रतिषेध अधिकारी की कार्य और शक्तियाँ निर्धारित करती है। साथ ही ये निर्णय लेती है कि कितने डीपीओ मतलब ड्रॉवरी प्रोहिबिशन ऑफिसर होंगे, या इसकी संख्या भी यही डिसाइड करती है। और जो डीपीओ मतलब ड्रॉवरी प्रोहिबिशन ऑफिसर है, उसकी सहायता के लिए एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं और इसमें कम से कम 2 महिलाएं होना जरूरी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो देखते हैं। धारा नंबर 4 ए में विज्ञापन पर पाबंदी दी गई है। धारा नंबर 8 ए में दिया गया है, यदि मान लीजिए कि धारा 3 और 4 में आप दोषी पाए गए, आप पर मतलब दहेज लेने का आरोप लगा है, तो आपको निरपराध करना आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ठीक है। इसके बाद धारा 8 बी, इसमें दहेज प्रतिषेध अधिकारी की कार्य और शक्तियाँ दी गई हैं। तो लगभग इसमें 10 धाराएँ हैं, हमने 10 ही धाराओं की डिटेल में चर्चा की है। अब इस पर बनने वाले कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह 1 मई 1961 को लागू हुआ था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दहेज की प्रथा को समाप्त करना और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। परिभाषा किस धारा में दी गई? तो धारा 2 में परिभाषा दी गई है। पेनल्टी 5 वर्ष की सजा और 15,000 रुपये की राशि, जुर्माना या दोनों। अपराध है, मांगना अपराध है धारा 4 में। थैंक यू सो मच।